नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं ब्रश भी कर नाई निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् બપોરે જ લગાવે આવું કેમ કરે છે આખા દિવસનું તો રાતના પેલું કેવું ગંદુ આખા દિવસનું તાપ राम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कृपया म्यूट रखिए आप लोग अपना। 1 मिनट रुकिए। मैं सब रिकॉर्डेड होता है, घर का आवाज मत सुनाया करिए। तो अभी हम लोग ये 19 नंबर का श्लोक तक पढ़ लिए थे। अब 20 नंबर का श्लोक देखेंगे। इसमें बता रहे हैं तंद्रा के लक्षण। तंद्रा मतलब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है बीएमएस में तंद्रा, लेकिन इसका पूरा डेफिनेशन यहाँ पर ही अच्छे से मिलता है। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि इंद्रियार्थेषु संविति गौरवम दृढ़म क्लमः निद्रार्थस्य यस्येहा तस्य तंद्रा विनिर्दिशेत। इसका मतलब यह होता है कि ऐसी कंडीशन जब मनुष्य को शब्दादि इंद्रिय विषयों का ज्ञान नहीं होता, जम्भाई बहुत ज्यादा आती है, क्लम होता है, बिना ही परिश्रम के थकावट हो जाती है, मनुष्य निद्रा में व्याकुलित सा प्रतीत होता है, तो उसे तंद्रा कहते हैं। तंद्रा को प्रचलित भाषा में उंगनिया गुंदगी कहते हैं। मूल में क्लम ऐसा भी पाठ पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्लम का भी लक्षण लिख दिया जाता है। यथा यो अनायासम श्रमो देहे प्रवृद्ध श्वास वर्जितः क्लमस इति विज्ञः इंद्रियार्थ प्रबाधक। तद बिना किसी कार्य के ही जो शरीर में थकावट बढ़ जाती है, उसमें श्वास का वेग नहीं बढ़ता, किंतु वह इंद्रियों में विषय ग्रहण में बाधा पहुंचाने वाला होता है, उसे क्लम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि इंद्रिया अपने अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती है, देह में भारीपन होता है, जम्भाई बहुत ज्यादा आती है, क्लम होता है, और निद्रा जैसा आ रहा है वैसा चेष्टा होती है, उसको तंद्रा के वश समझना चाहिए। तंद्रा में इंद्रियों में मोह होता है, मतलब अपने विषयों को वो ग्रहण नहीं कर पाता है। टीकाकार ऐसा बोलते हैं कि तंद्रा लक्षणम माह इंद्रियार्थेषु इत्यादि निद्रा भ्रमयोस्तु लक्षणम न उक्तमीह अति प्रसिद्धत्वात्। मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि माधवकार ने निद्रा और भ्रम के लक्षण इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये दोनों अधिक प्रसिद्ध हैं। निद्रा का विवेचन करते हुए कहते हैं कि निद्रा किसको बोलते हैं कि जब मनुष्य का मन थक जाता है, इंद्रिया अपने अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती, तो उसको नींद बोलते हैं, निद्रा बोलते हैं। लेकिन जो तंद्रा होती है, तंद्रा में ये होता है कि उसमें जम्भाई के लक्षण आते हैं। इंसान सोता नहीं है लेकिन जम्भाई बहुत ज्यादा आती है, मनुष्य के हाथ पांव तोड़कर वो सोने जैसा फील होता है बहुत ज्यादा, और इसमें मूढ़ और इंद्रिय और मन है वो मूढ़ावस्था में पाए जाते हैं। इंद्रिया जो रहती है वो मूढ़ रहती है, वहां पे क्या करना है क्या नहीं वो समझ नहीं आता। इसी तरह से प्रत्येक वस्तु घूमती हुई दिखाई देती है। तो ये चीज है तंद्रा। और भ्रम जो रहता है, भ्रम में तो सब चीज घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा सिम्टम रहता है। तंद्रा को हमें समझना चाहिए कि इसमें ना ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है, जम्हाई रहता है, क्लम रहता है, मानसिक थकावट बहुत ज्यादा रहती है। अभी आप लोग कुछ बताइए इस पे। मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ,
अनम्यूट का मैंने ऑप्शन दे दिया है। आप लोग कुछ बताइए। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपको तंद्रा आती है क्या खाना खाने के बाद? डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, सर प्रणाम। सर प्रणाम। खाना के बनने के बाद नींद जैसा आता है क्या? नींद नहीं है जी लेकिन जी तंद्रा। जी, आती है तंद्रा आती है। जी, खाना खाने के बाद तंद्रा आती वो है। तो और प्राकृत हो गया, लेकिन विकृत स्वरूप में भी लोगों को तंद्रा आती है कि उन लोगों को समझ नहीं आता है, जम्हाई बहुत ज्यादा आती है। हाँ, कंटिन्यू। उसमें कल कल आपने पढ़ाया ही था उसके बारे में कि तंद्रा में कफ और तम दोषों का प्राधान्य रहता है। जी। और हम स्लीप की जो स्टेजेस देखते हैं उसमें भी अगर जो हमारी स्लीप साउंड स्लीप नहीं है तो उसको भी तंद्रा की स्थिति ही माना जाता है। जी, वात कफ और तम गुण। हाँ, वात कफ और तम था। जी जी, वात कफ और तम गुण की प्रधानता से तंद्रा होती है। हम्म। और निद्रा निद्रा होती है। निद्रा किससे होती थी सर? निद्रा में तम गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी 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 तम गुण और कफ का प्रकोप तो निद्रा होती है। इसमें जी। वात कफ और तमो गुण रहता है। मूर्छा हाँ में पित्त और तम गुण रहता है। हाँ, पित्त और तम गुण से मूर्छा थी। पित्त वात और रजगुण से भ्रम था। पित्त और कफ और तम गुण से तंद्रा थी। हम्म। वात कफ नहीं था सर, पित्त और कफ था। पित्त किसमें? कफ और तम गुण से तंद्रा थी। कफ और वात तम गुण से। कफ और तमोगुण से। पित्त नहीं होता है इसमें, वात कफ और तमोगुण से। एक बार वो फिर से श्लोक देखते हैं ना, उसमें लिखा है। हाँ सर, देखिएगा जरा, क्योंकि ये मैं देखिए, अभी उसमें 90 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रणाम सर। वात कफ और उससे होती है सर ये तम गुण से। जी। जो तंद्रा रहता है, ड्राउजीनेस रहती है, उसमें वात प्रोमिनेंट रहता है, कफ प्रोमिनेंट रहता है और तमोगुण रहता है। हाँ। जो वर्टाइगो रहता है, भ्रम वाला जो रहता है, उसमें रजोगुण ज्यादा रहता है और वात ज्यादा रहता है और पित्त ज्यादा रहता है। हाँ। कई बार जब हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा फील होता है कि जो आप हमारा लोग खाना। क्लासरूम में जाते होंगे खाना खा के, जब भी लंच खा के। हाँ, खाना खाने के बाद में कि सारी की सारी जो हमारी एनर्जी वगैरह है, जो वो फूड को डाइजेस्ट करने की तरफ चली गई, तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम गई। इसकी वजह से पूरा ड्राउजीनेस ऐसा फील होता है। हम्म। जी इसमें बोले तो जो ये रहता है तंद्रा वाला, इसमें अपनी इंद्रिया काम नहीं करती, मतलब ज्यादा मन तो काम करता है, इंद्रिया मतलब इतना ज्यादा काम नहीं कर अपने पाती। विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती है। हाँ। उसको वो ग्रहण नहीं कर पाती। जैसे नींद में भी हम बोलते जैसे ड्राउजीनेस धीरे धीरे कैसे आती है, जब तम गुण ज्यादा बढ़ जाता है। या कफ वाले भी करते हैं ना सारा दिन सर, ऐसे ही बैठे बैठे बांसियां मारते रहते, आ करते रहते मुंह खोल के। वो वाले भी कई बार सर आदमी थक जाता ना, तो भी ऐसे लगता ना जैसे काम करते करते दोपहर तक काम किया इंसान में। जैसे हम देखते हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं जो, या कभी कभी जो वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करा और थोड़ी गर्मी में थोड़ी देर धूप छांव में बैठा और थकना स्टार्ट हो गया। कई बार सर जैसे पढ़ते पढ़ते भी इतना ज्यादा पढ़ दिया लॉन्ग टाइम तक एक ही काम को वो करते रहे तो हमारा मन जैसे थक सा नहीं जाता, तो भी ऐसा ड्राउजीनेस सा फील होता है। जी। और कई जैसे बीमारियों में सर, जैसे कई बीमारियों की लास्ट स्टेज होती है, जैसे हम इसमें बोलते हैं जैसे किसी का ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तो धीरे 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 करके वो ड्राउजीनेस में पेशेंट जाएगा। और ड्राउजीनेस से क्यों, वो बात तो हमारी सुनेगा पर वो हाथ पैर उठाने में असक्षम रहेगा। बहुत सारी व्याधियों में भी ऐसा देखने को मिलता है, जो एकदम एक्यूट में भी मिलता है और क्रोनिक में भी मिलता है। एक्यूट में तो मैंने एग्जांपल दे दिया, जैसे कि किसी का एकदम से सडन ब्लड लॉस हो गया, या किसी ने एकदम कुछ सुन लिया, या फिर किसी को ये हो गया, फिट्स आ गया, सीजर आ गया किसी को, तो उसमें ऐसे ही रहता है। कईयों को हिस्टीरिया टाइप का रहता है, हिस्टीरिया टाइप में भी ऐसा देखने को मिलता है। ये इसमें हम इसको व्याधि जन्य ही मानेंगे ना, जो व्याधि से रिलेटेड।
और कई बार रात को सोने से पहले भी, जब आदमी पूरा दिन काम करके आता है, थक के आता है, खाना खुना खा के बिस्तर पर लेटता है, या कई बार मोबाइल देखते देखते भी ऐसे धीरे धीरे बंदा रिलैक्स स्टेज में धीरे धीरे चला जाता है, ड्राउजीनेस स्टेज में। ऐसा देखने को मिलता ही है ये तंद्रा का जी। और जैसे ये प्री स्टेज में सर, जैसे ये सीकेडी वाले पेशेंट होते हैं, जब वो ज्यादा लास्ट स्टेज में जाते हैं, वो धीरे धीरे ऐसे ड्राउजी फील करते हैं, जब उनका यूरिया क्रेटिनिन ज्यादा बढ़ जाता है, यूरेमिक एंसेफेलोपैथी में लैंड करते हैं, या हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में लैंड करते हैं, या फिर किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसमें ऐसे पेशेंट एकदम से धीरे धीरे करके तो कुछ है कि उसके बाद फिर वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं। पहले ड्राउजीनेस होता है, ड्राउजीनेस में हम पेशेंट को पिंच करके देखते हैं, आवाज मारते हैं, जैसे कई बार सडन बेहोश भी हो गया, पहले हम उसको पिंच करके देखते हैं, पिंच करने पे थोड़ा सा उसका रिस्पॉन्स आया, इट मीन्स ये तंद्रा। अगर उसके बाद हम उसको पिंच करके देखते हैं, पूरा कहीं से फोर्स लगा के देखते हैं, उसका नाक मुंह बंद करके देखते हैं, तो कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया, इट मीन्स अनकॉन्शियसनेस। ऐसा देख लो। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। इसके आगे का स्टेज जो है ना, एक बताया है संन्यास की अवस्था। इसमें एक चीज लिखा है, टिप्पणी पढ़ते हैं, भ्रम में मनुष्य का शरीर जो है बाहर या भीतर चक्र की तरह घूमता है, और जिससे वह सदैव पृथ्वी पर गिर जाता है, उसको भ्रम रोग बोलते हैं। और क्लम बताया जिसमें श्वास की वृद्धि के बिना अनायास से बढ़कर इंद्रियों में विषय ग्रहण में बाधा पहुंचते है, उसे क्लम कहते हैं। उसमें शरीर थका थका रहता है, वो क्लम होता है। दूसरा बोल रहे हैं संन्यास में मूर्छा का भेद है, आगे का स्टेज है मूर्छा का। 21 नंबर का श्लोक देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें बोल रहे हैं, दोषेषु मद मूर्छाया कृतवेगेषु देहिनाम स्वयं एवोपशाम्यन्ति संन्यासो नौषधैर्विना। मतलब मूर्छा जो है ये एक मूर्छा का ही भेद है संन्यास। मद आदि मूर्छा रोगों दोषों का वेग शांत होने पर भी अपने आप शांत हो जाती है, मद वाली जो मूर्छा है। लेकिन संन्यास बिना औषध के बिना शांत नहीं होती है, इसमें मेडिसिन तो चाहिए ही चाहिए होता है। टीकाकार भी ऐसे कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि संन्यासस्य मूर्छादि भयोग भेद महा दोषे इत्यादि, कुछ ऐसे स्पेशल नहीं बोल रहे हैं। ये बोलते हैं कि संन्यास जो है वो मूर्छा आदि का ही भेद है, ऐसा बस बताते हैं। संन्यास अवस्था में आपने देखा है कि मेडिसिन देना ही पड़ता है। आईसीयू में पेशेंट देखे होंगे आप लोगों ने। जी सर, देना ही पड़ता है। जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से पेशेंट सडन हाइपोटेंशन में चला गया, ठीक है ना, पेशेंट का कई बार हाइपोक्सिया हो जाता है सर। उसमें हाइपोक्सिया में कहीं, जैसे हम गैस गीजर एक्सपोजर का हम एग्जांपल देते हैं, कई लोग अंगीठी जला के रखते हैं तो बेहोश हो जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई बिल्कुल कम हो जाती है, तो उसमें हम ऑक्सीजन का देते हैं। और सडन ब्लड लॉस हो गया तो ये अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट, या हाइपोटेंशन को करेक्ट करने के लिए उसमें वो हो गया, डिहाइड्रेशन पेशेंट को हो गया और अनकॉन्शियस हो गया, उसको कॉन्शियस रिगेन करने के लिए हम मेडिसिन फ्लूइड पेशेंट को देते हैं। हाँ, वो बगैर उसके ठीक होता नहीं है जी। इसमें संन्यास के लक्षण और डिटेल में बताया है। संन्यास के लक्षण, वाग देह मनसा चेष्टाम माक्षिप्याति बला मलाहा संन्यस्त अत्यंत संन्यस्यन्त्य बलम जंतुम प्राणायतन माश्रितः स न संन्यास संन्यस्यस्तः काष्ठीभूत मृतोपमः प्राणिर्विमुच्यते शीघ्र मुक्तः सद्यः फलाम क्रियाम। और इसमें दोष बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं। वाणी और मन शरीर की सब क्रियाओं को नष्ट करके हृदय में व्याप्त होकर निर्बल मनुष्य को, इसमें अबल सत्व अवर सत्व मनुष्य है, मन से कमजोर है, इसको मूर्छित कर देते हैं। उस मूर्छा का नाम संन्यास है। संन्यास से पीड़ित मनुष्य मुर्दे के समान काट की तरह गिर पड़ता है। यह शीघ्र फल देने वाले सूचिभेद तीक्ष्ण अंजन नस्य आदि उपाय से नहीं ठीक होते हैं, इसमें रोगी शीघ्र मर जाता है। ये बहुत ही मतलब आगे का स्टेज है जो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसमें प्रकोपित हुए दोष है वाणी, देह और मन की वृत्तियों को पराभूत करके प्राणाधिष्ठान हृदय प्रदेश में अधिष्ठित हुए बलहीन मनुष्य को संन्यास्त कर देते हैं। तब इस प्रकार संन्यास रोग से
पीड़ित मनुष्य काष्ठ अथवा मूर्ति के समान निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर जाता है। तब ऐसी दशा में सूचिवेद अर्थात सूची का भरण रस अथवा उपयोगी इंजेक्शन, तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्णस्य, क्वांचफली, बिच्छू अनबुटी आदि कंडुकन उत्तेजक द्रव्यों का तत्काल उपयोग न किया जाएगा तो रोगी अवश्य मर जाएगा। इसमें हमें इमरजेंसी मैनेजमेंट करना ही करता है, नहीं तो वो मर जाएगा। तात्कालिक उपयुक्त चिकित्सा से ही बच पाएगा, क्योंकि मूर्छा आदि के समान संन्यास का वेग उपचार के बिना शांत नहीं होता है। इसमें मतलब ट्रीटमेंट तो देना ही पड़ता है। ऐसा आप लोगों ने देखा है कि इंसान बेहोश हो गया, अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो तो कोमा में जाके फिर डेथ हो जाएगी। इसमें टीकाकार बोलते हैं अति बल इत्यनेन मूर्छाया प्रारंभ दोषो अभ्यो अधिकत्वेन प्रवृद्धा दोषस्तमस्यति बोधयति संन्यस्यन्ति मोहयन्ति स न पुरुषः संन्यास संन्यस्तः संन्यास पीड़ितः काष्ठीभूतोति अत्यंत निष्क्रियत्वेन अकाष्ठैव काष्ठवत् भूतः। इसका मतलब यह है कि इंसान बहुत ज्यादा निष्क्रिय होने से काष्ठ के लकड़ी के समान या मुर्दे के समान पृथ्वी पर पड़ जाता है। मुक्त्वा सदफल क्रियाम अर्थात यदि संन्यास पीड़ित रोगी को तत्काल सूची का भरण रस, सूची व्यद या तीक्ष्ण अंजन, अवपीड़न, क्वाचफल या कंडूजनक फलों का रगड़ना आदि अशुभ फल क्रिया चिकित्सा का प्रयोग न किया जाएगा तो संन्यास रोगी शीघ्र ही प्राणों से विमुक्त हो जाता है, ऐसा बता रहे। यदि सूची व्याधि तीक्ष्ण उपचार का तत्काल प्रयोग किया जाए तो रोगी बच जाता है। इसमें डॉक्टर सरोज मिश्रा जी आप कुछ बोलेंगे? सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। इसमें हमारी 3 कंडीशंस बोली गई हैं, सिंकोप, शॉक एंड कॉमा। तो ये कॉमा वाली स्टेज जो कहलाती है वो कहलाती है संन्यास की स्टेज। तो संन्यास की स्टेज में यहाँ पे ब्रेन हमारा जो होता है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा होता है। तो इसको ब्रेन को ब्लड की सप्लाई, मतलब जैसा कि हम लोगों ने पहले बोला था कि 4 मिनट से ज्यादा अगर जो खत्म हो गई तो वो इस स्टेज में आता है जिसको संन्यास कहा जाता है, जिसको ब्रेन डेथ की कंडीशन भी बोला जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम अभी भ्रम और विभ्रम 2 चीजों की चर्चा कर रहे थे। तो भ्रम और विभ्रम को हम अगर काउंटर पार्ट मॉडर्न मेडिसिन से हम को रिलेट करना चाहेंगे तो एक कंडीशन कहलाती है हेल्यूसिनेशन और दूसरी कंडीशन कहलाती है डिल्यूजन। हेल्यूशन कई तरीके का हो सकता है, विजुअल, ऑडिटरी। एक होता है हेलुसिनेशन और ये सब तो अलग चीज हो गया ना, यहाँ संन्यास में कहाँ बोल रहे हैं? इससे पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने भ्रम और विभ्रम का चर्चा की थी, तो उसको मैं थोड़ा सा भ्रम विभ्रम नहीं है, वो भ्रम है बस। विभ्रम अच्छा, आप बोलेंगे फिर वो मानस रोग में आ जाएगा हेलुसिनेशन। अच्छा, चलिए भ्रम को अगर जो हम देखते हैं यहाँ पे यही चीज बताइए हेलुसिनेशन। अच्छा, हाँ तो इसमें हेलुसिनेशन नहीं, फिर तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कॉमा वाली स्टेज। हाँ। तो इसमें जो होता है, इसमें यही होता है कि ब्रेन डेथ की कंडीशन में चला गया, अब ब्रेन रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है, तो इस स्टेज को हम लोग कॉमा की स्टेज बोलते हैं। तो इसमें जो भी काम करना होता था हमको कि भाई बॉडी को दोबारा से रिकवर करना होता था, तो वो ब्रेन डेथ से पहले ब्रेन को हम ब्लड की सप्लाई मेंटेन करके ये काम करते थे। अब ब्रेन एक बार डेथ हो गया, अब उसको रिवाइव कर पाना बहुत मुश्किल, एक तरीके से असंभव ही होता है ज्यादातर केसेस में। अगर कुछ गुंजाइश बची रहती है तो हम कर सकते हैं कि सेरिब्रम पे काम करने वाली दवाइयाँ जो हमारी आयुर्वेद में भी दे सकते हैं, मेध्य औषधियाँ हो सकती हैं, नस्य हो सकता है, और वो एलोपैथ में जो नूट्रोपिक एजेंट जो क्या करती हैं कि नूट्रोपिक और हीमोरियोलॉजिकल एजेंट को देके ब्रेन की ब्लड सप्लाई को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो नूट्रोपिक एजेंट जो होते हैं टू इम्प्रूव सेरिब्रल फंक्शनिंग करते हैं, और टू हीमोरियोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं वो आरबीसी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। तो नूट्रोपिक एजेंट में न्यूरोसिटेम, पायरासिटेम वगैरह आता है, और हीमोरियोलॉजिकल एजेंट में पेंटॉक्सिफिलिन टेंटाल करके आता है।
तो अगर हम यहाँ पे हम आयुर्वेद का सोचें तो सबसे पहले तो एक तो कई बार ऐसी कंडीशन में भी ब्रेन को ब्लड की सप्लाई मेंटेन नहीं हो पाती जब ब्लड में वॉल्यूम कम होता है, हाइपोवॉलीमिया। तो हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन को ट्रीट करना है ताकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली जा सके। दूसरा, हाइपोवॉलीमिया की कंडीशन को ट्रीट करने के बाद पेशेंट की पोजीशन भी इस तरीके से मेंटेन करके रखना होता है कि उसको ब्लड की सप्लाई पहुंचने में, अगर जो कम प्रेशर भी है, हार्ट कम ब्लड प्रेशर भी दे रहा है, तो भी उसको ब्रेन को ब्लड की सप्लाई मेंटेन होती रहे, तो उसको ऐसी पोजीशन बना के रखेंगे, जैसे लिटाल के रखेंगे या पैरों को ऊपर कर देंगे ऐसा करके, जैसा कि पवन बॉस ने भी पहले बताया था। तो ये सब चीजें करने के बाद में फिर हम मेद्य औषधियों की तरफ, यहाँ पे जैसे हमने नूट्रोपिक वहां पे बताया, तो वैसे ही मेद्य औषधियाँ, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुडुचि, जटामांसी या नस्य वगैरह का, ब्रंघण नस्य वगैरह का अगर जो विधान करते हैं, इन दोज केसेस जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ब्रेन को हमने कुछ न्यूट्रिशन देना है, और विरेचन नस्य वहां पे देने की कोशिश करनी है जहाँ पे हमको ब्रेन में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके ब्लॉकेजेस हैं साइनसेस के, जो कि साइनसेस के जो ड्रेनेज नाक में खुलते हैं, या नेजोलैक्राइमल डक्ट का ब्लॉकेज जो नाक में खुलता है, तो उसको अगर हमने ड्रेन करना होता है तो वहां पे विरेचन नस्य करके ये सारे ब्लॉकेजेस हम खोल सकते हैं। तो ये सब करके हम आयुर्वेद में भी इस तरीके से ट्रीटमेंट इसका सोच सकते हैं। बाकी पवन बॉस वगैरह या आप सबका औरों का भी अनुभव क्या क्या रहा है इस तरीके के केसेस में, देखते हैं। जी सर। जी, और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर इसमें डिपेंड करता है ना सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका डायग्नोसिस पे डिपेंड करता है, आप उसको पहचान पाते हो नहीं। ये जो संन्यास है, कोमा से हम इसको कोरिलेट करें तो हमें सबसे पहले देखना होता है ये इसका काज क्या है, थोड़ा सा हिस्ट्री तो लेना ही पड़ता है पेशेंट का। जैसे मैंने एकदम अभी बोला था थोड़ी देर पहले, अगर पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, सीवियर हेमरेज हो गया पेशेंट को, तो वो कोमा में चला जाता है। वहां पे ब्लड की दिक्कत है तो हमें ब्लड इन्फ्यूज करना ही पड़ेगा। कई बार सर शोक भी हो जाता है, शोक, सेप्टिसीमिया शोक, पेशेंट को कोई लंबी व्याधि से चलते आ रहा है और सडन, जैसे हमने कितनी सारी डेंगू में आता है सर हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम आता है, उसमें ब्लीडिंग हो जाती है और उसमें पेशेंट शोक में, वो धीरे धीरे अल्टीमेटली फिर डेथ, कहीं कहीं से ब्लीडिंग होती है तो डेथ हो जाती है उस पेशेंट में। और सन स्ट्रोक पे भी सर मिलते हैं कितने सारे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, कोई धूप में अकेला काम कर रहा है, पानी नहीं मिला उसको और वीक बन रहा है, ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया, ऐसा भी हमने फिर उसको उसी के जो व्याधि में हम देखने को मिलता है उसी का ही हम, जैसे सर डायबिटीज भी हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, तो हमने उसका डायबिटिक का वो कंट्रोल करना कहीं। और वो एक कंडीशन होती है डायबिटिक वाले पेशेंट को, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, उसमें भी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसमें भी हमें ऐसा करने के लिए करना पड़ता है। और अल्कोहल वाले तो आप देखते ही हो सर, कितने सारे पेशेंट इतना ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर जाते हैं और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, वो भी इसी स्टेज में आएगा सर, संन्यास में। और सर वो पहले मैंने बोला गैस गीजर एक्सपोजर या कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ ठंडे इलाके रहते हैं, दरवाजे बंद कर दिए, अंदर अंगीठी जला ली, तो वो इसमें। और सर जैसे मेनिंजाइटिस के केस है, दिमागी बुखार वाले हैं, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है, उसमें सर ये सारे सिम्टम हमें कोमा वाले देखने को मिलते हैं। और कई बार हार्ट अटैक वाले पेशेंट को भी सडन हाइपोटेंशन हो गया, वो वाले पेशेंट को एस्फेक्सिया में भी सर, हैंगिंग में भी कई बार पेशेंट ना पार्शियल हैंगिंग होती है और पेशेंट को कंप्लीट हैंगिंग नहीं होती, फांसी ले लेता है तो पेशेंट बच भी जाता है। पॉइजन केस में भी ऐसा देखने को मिलता है सर। और किडनी वाले पेशेंट में मैंने बोला, और लिवर वाले में हिपैटिक एन्सेफलोपैथी, यूरेमिक एन्सेफलोपैथी, वो सारा का विषजन्य ही माने, क्योंकि विष ही होता है सर, वो बॉडी में दिमाग को एकदम जड़ता पैदा कर देता है, ऐसा केस। जी पवन बॉस, वैसोवेगल शॉक और एनाफाइलेक्टिक शॉक भी जरा ऐड कर लीजिएगा अपने इसमें।
हाँ वैसो वो मैं सोचता हूँ सर, कोमा वाला जो पेशेंट है ना, वो वो लंबे टाइम तक चलना चाहिए। जैसे वेसो वेगल में तो आप सर तुरंत पेशेंट ना आ जाता है ब्लड प्रेशर कॉन्शियस। कम हुआ तो वैसोवेगल हो गया। एनाफाइलेक्टिक जो होता है वो कैसे, किसी ने कोई ड्रग लगाई और ड्रग एलर्जी कर गई तो तो में वो भी ऐसा जो एनाफाइलेक्टिक। मैं जो मैंने पेशेंट देखे हैं वो आईसीयू लेवल पे, या फिर जी। एकदम से पेशेंट आता है अनकॉन्शियस पेशेंट हो गया, तो सबसे पहले तो हम उसका रूल आउट करेंगे क्या काज हो सकता है इसका, और उसके बाद ही फिर उसका उसी व्याधि के अकॉर्डिंग। और जैसे अभी आपने हेपेटिक कॉमा वाली स्टेज बताई ना, हाँ जी सर। तो वो जनरली क्या होता है कि जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ है ना, लीवर के माध्यम से जो पोर्टल वेन होती है हमारी, पूरी इंटेस्टाइन का ब्लड लीवर के माध्यम, पोर्टल वेन के माध्यम से पूरी इंटेस्टाइन का ब्लड लीवर में जाता है। तो लीवर क्या करता है कि सारा का सारा ब्लड डिटॉक्सिफाई करता है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई करता है। तो लीवर को जो ब्लड की सप्लाई रहती है 80% पोर्टल वेन से रहती है, 20% हेपेटिक आर्टरी से रहती है। तो जब लीवर में ब्लड की सप्लाई पोर्टल वेन के माध्यम से इंटेस्टाइन का ब्लड जाया करता है, अगर उस ब्लड जाने में कहीं रुकावट हो जाए तो रुकावट के कारण तीन हो सकते हैं, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक पोर्टल हाइपरटेंशन। तो जो प्री हेपेटिक वाला काज होता है जिसमें पोर्टल वेन में ही कहीं ब्लॉकेज हो जाए या स्ट्रक्चर हो जाए या कोई ऐसा कारण जो कि पोर्टल वेन के माध्यम से ब्लड को लीवर में ना भेज पाए, तो वो प्री हेपेटिक काज कहलाता है। हेपेटिक काज के लीवर के अंदर ही कहीं अगर जो कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया कि पोर्टल वेन का ब्लड लीवर में नहीं जा पा रहा है, वो भी काज बनता है पोर्टल हाइपरटेंशन का। पोस्ट हेपेटिक में बनता है कि लीवर से हार्ट के बीच में कोई रुकावट, उसको बर्ड-चियारी सिंड्रोम बोला जाता है। तो ये पोस्ट हेपेटिक काज पोर्टल हाइपरटेंशन का हो गया। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जब लीवर के थ्रू ब्लड जाके रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट को सप्लाई होता है, तो लीवर एक बार डिटॉक्सिफाई करता है ब्लड को, तब डिटॉक्सिक ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। इन केस ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन पूरी बॉडी में जो ब्लड टहल रहा है वो टॉक्सिक टहलता है, डिटॉक्सिफाई हो ही नहीं पाता। कई बार ऐसी कंडीशन में, पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन में, पोर्टल वेन को बाईपास करके डायरेक्ट ब्लड को भेज दिया जाता है रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में। तो वो डिटॉक्सिक ब्लड जब रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट में, इवन इन ब्रेन में भी जाता है, तो वो हेपेटिक कोमा की कंडीशन क्रिएट करता है, स्टूपर वगैरह की स्थिति पैदा होती है। ऐसे ही रीनल केसेस में भी होता है कि रीनल जो किडनी होती है, हमारी किडनी जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे शरीर के यूरिया, क्रिएटिनिन एंड मिनरल्स का भी बैलेंस मेंटेन करती है, होम्योस्टेसिस भी बैलेंस करती है किडनी। तो किडनी क्या करती है कि सारे के सारे पॉइजनस मटेरियल्स बॉडी से बाहर इवैक्यूएट किया करती है। इन केस ऑफ किडनी डिसीजेज या सीआरएफ की कंडीशन में किडनी ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पा रही, ब्लड में सारे के सारे टॉक्सिक मटेरियल्स टहल रहे हैं, वही ब्लड जो है आपका ब्रेन में भी जा रहा है, और ब्रेन की कंडीशन एक रीनल कोमा वाली कंडीशन इसमें क्रिएट होती है। ऐसे ही हार्ट की कंडीशन में तो पंपिंग डिसऑर्डर भी हो गया, या आपका कोऑर्डिनेशन, हार्ट की 3 तरीके की बीमारियां संभव हैं। इस्चेमिक हार्ट डिसीज, दूसरा आपका कंडक्टिव हार्ट डिसीज जिसमें आपकी एरिथमिया वगैरह आती हैं, इस्चेमिया में मतलब एमआई एंजाइना आता है। दूसरा एरिथमिया वगैरह वाली कंडीशन जो होती है आरबीबीबी, एलबीबीबी, मतलब ऐसे नोड टू एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल से पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। इनमें कहीं कोई डिस्टरबेंस या एरिथमिया या फ्लटर वगैरह या पीएसवीटी, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये सब कोऑर्डिनेशन कंडक्टिव डिफेक्ट में आते हैं हार्ट के। तीसरे तरीके की बीमारी हार्ट की कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। तो ये तीनों तरीके की बीमारियां संभवतः ये सब काम आपका प्ले कर सकते हैं, जो कि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई को हैम्पर कर सकती हैं। तो ये 3 ऑर्गन, और चौथा ऑर्गन जो होता है हमारा जो न्यूट्रिशनल होता है, कि भाई हमारे भोजन में ही कुछ इस तरीके की कमी रह गई जो ब्रेन को न्यूट्रिटिव इफेक्ट ना दे पाए। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है कि जिंक इज एसेंशियल फॉर द
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलपमेंट, जिंक इज एसेंशियल फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। अच्छा, जिंक इज, कई बार क्या होता है कि जिंक डिफिशियंसी वाला डायरिया भी हो जाता है, तो एक और जोड़ देते हैं कि डायरिया इंड्यूस्ड या वोमिटिंग इंड्यूस्ड कोमा, है ना, या मिनरल्स एंड विटामिन्स इंड्यूस्ड कोमा। तो ये सब चीजें जो मुझे अभी अभी याद आई तो मैंने थोड़ा डाल दिया। और कोई कुछ कहना चाहेगा तो थैंक यू। सर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में भी देखे, ज्यादा एक्सेस वमन हो गया उसमें भी पेशेंट हो जाता ना। हाँ, हो जाता है। अगर एक्सेस विरेचन हो जाए, एक्सेस वमन हो जाए, उसमें भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव व्यू से सर बात करें इसके ऊपर, कोई अच्छे से बोले, एक बार किसी को बुलाओ या आप भी बोलो। इस पे कोई कुछ बोलना चाहता है? कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर देखे हैं सर ऐसे पेशेंट, पर आईसीयू में तो कभी मैंने ऐसे काम नहीं किया है, तो मैंने वहाँ पे तो नहीं देखे है। पर जैसे पेशेंट के रिलेटिव्स आके पेशेंट के लिए मेडिसिन लेने के लिए मतलब देने के लिए बोलते थे, तो मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं। वीडियो कॉलिंग से वगैरह भी वो दिखाते थे। तो सर ऐसे बहुत केसेस होती है जैसे कि एक्सीडेंटल, मोस्टली या एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ है और वो पेशेंट कोमा में है। ये भी देखा है। किसी जो पेशेंट बहुत ज्यादा यकृत की प्रॉब्लम रहती है और वो कोमा में गया है। बहुत ज्यादा ये एंटी डिप्रेसेंट वगैरह खाने वाले लोग भी कभी कभी मैंने कोमा में देखे हैं सर। और अभी लेटेस्ट में मैंने 3-4 महीने पहले एक केस देखी थी, तो वो लड़की को कुछ फीवर हुआ था, डेंगू फीवर, 21 एज की थी और वो कोमा में गई थी सर। वो 1 महीने से कोमा में थी, तो उसके फादर मेडिसिन लेने आए थे, पर उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं सर। पर कोमा से वापस आने वाले लोग भी देखे हैं मैंने। मेरे एक फ्रेंड का भाई है वो, जो कि एक्सीडेंट में उसको कोमा में गया था। करीब करीब 3 की 4 महीने वो कोमा में रहा था और फिर वो वापस भी आया। पर अभी सर उसका मतलब दिमाग इतना स्लो है कि वो इतना अच्छे से मतलब वर्क नहीं कर पाता है। जो छोटी छोटी काम करता भी है, फिर भी वो एक जैसे एक नॉर्मल ब्रेन जैसा फंक्शनिंग होता है ना, उसका वैसा फंक्शनिंग नहीं है ब्रेन का। बहुत सारी चीजें उसको अभी भी नहीं समझती है। तो वापस भी आते हैं, कोई कोई नहीं आता है सर। और बहुत दिनों तक भी रहते हैं ऐसे पेशेंट। मतलब कि समझो अभी कोमा की कंडीशन 1 साल तक भी, मतलब वो बताते हैं कि 1 साल से मेरा पेशेंट कोमा में है करके। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई व्याधि की वजह से है, या फिर कोई ड्रग, मतलब जो भी मेडिसिन खा रहे हैं उसकी वजह से भी है। तो ये दिखते हैं सर ऐसे पेशेंट बहुत। जी सर। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? सर जो कोमा वाले पेशेंट है, जैसे मैम ने बोला, जैसे जी हिपेटिक एंसेफेलोपैथी है इसमें, तो उसमें थोड़ा सा मेडिसिन पे भी हम विचार करें सर। जैसे ब्रेन डेड की वजह से हो गया, तो हम उसमें कौन कौन से नशे ज्यादा यूज करने चाहिए, कौन कौन सी मेजर ड्रग का ज्यादा यूज करना चाहिए। क्योंकि एलोपैथिक में तो सिम्टोमेटिक होता है, हमारी जो ड्रग्स है वो डायरेक्ट ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, ब्रेन का ग्रहण करती है। तो ऐसा कुछ अच्छे से बोले, कौन कौन सी मेडिसिन और किस किस का ज्यादा रोल रहेगा। किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। इसमें बचा तेल का देते हैं, ज्योतिषमती तेल का देते हैं, तीक्ष्ण देते हैं, गोमूत्र का देते हैं नस से। कोई कुछ सर बोलना यहाँ चाह? एक नमस्कार सभी। सर वो एक्यूट स्टेज में हो जी गया, सर, मेरे क्रॉनिक स्टेज की मैं बात अभी कर रहा मैम हूँ। जो बोल रही है वो सुनते हैं, मैम जो बोल रही है सुनिए। हाँ बताइए अंजना मैम। सुप्रभात सर सभी लोग को नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे हम लोग अभी एक पोर्शन छोड़ दे रहे हैं, स्पेशली जो स्त्री प्रसूति में जो हो जाता है समटाइम्स। कुछ केसेस मैंने देखे हैं, कुछ केसेस बुक्स में पढ़े हैं, कुछ केसेस में डिस्कशंस हुए हैं, कुछ केसेस जैसे वीडियोस में देखे हैं। जैसे क्या होता है, समटाइम्स हम सिंपल उत्तरवस्ती करने चाह रहे हैं या हम सर्विक्स होल्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम जो होते हैं वो
गर्भाशय से हम लोग कार्य करते हैं, तो ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि हमने पेशेंट को पीवी एग्जामिनेशन किया तो वेजिनिस्मस हुआ, या पेशेंट जो है इतना ज्यादा कहते हैं नर्वसनेस में आ गई कि वो कभी कभी जो होता है वो उसमें शॉक में चली जाती है, या सर्विक्स को हमने टच किया पेशेंट को, पेशेंट वैसोवेगल शॉक में चली जाती है। मतलब ऐसा सर उत्तर बस्ती के लिए पेशेंट तैयार किया गया, उसको उत्तर बस्ती दी गई, उसमें वो उसको वैसोवेगल शॉक होने के चांस हैं। इस तरह की स्टडीज देखने को मिलती हैं। समटाइम्स आफ्टर डिलीवरी पीपीएच हो जाता है, या फिर एपीएच हो जाता है, एंटीपार्टम हेमरेज या पोस्टपार्टम हेमरेज में। इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं जहाँ पेशेंट एकदम शॉक में चली जाती है, चाहे वो हाइपोवोलेमिक शॉक कहेंगे या फिर हेमरेजिक शॉक कहेंगे। समटाइम्स ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहीं ना कहीं बाहर से डीएनसी कराते हैं, या उनका परफोरेशन हो जाता है, उनको पता नहीं चलता है और फिर वो उनको इग्नोर किया जाता है, फिर वो सेप्टिक शॉक में चले जाते हैं। तो ये बहुत उसकी कहना चाहिए स्टेप बाय स्टेप जो गाइनी ऑप्स में हम लोगों को जो शॉक की जो कंडीशंस है, या हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से वर्णन उन्होंने बताया है। उन्होंने मूड गर्भा का भी बताया है, उसमें भी उन्होंने बताया कि वो स्टेज पड़ी है, उसकी गर्दन लटक गई है और वो क्या कहते हैं उसको अपना होश नहीं है, वस्त्र उसके अंग नीले पड़ गए हैं, वस्त्र उसके जो है वो हट गए हैं, वो गहरी गहरी सांस ले रही है और जो है वो गर्भ स्पंदन कर रहा है। उस कंडीशन में भी बताया कि वस्त्र बार विपन्न आया, कुक्षी पर स्पंदित है, अगर कुक्षी में जरा सा भी स्पंदन हो रहा है और गर्भिणी जो है वो मरे हुए बकरे के समान पड़ी है, तत्क्षणात तत्काले उदरपाटन विषय, मतलब उस समय हमें तुरंत उदरपाटन करके जो है वो सेव करना जरूरी है। तो और सुश्रुत ने भी एक जगह लिखा है अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु, मतलब कि आपको क्या करना है अगर आप ऐसे पेशेंट को, जैसे शॉक पेशेंट है या गायनी ऑप्स की बात हम स्पेशली कर रहे हैं, या अश्मरी चिकित्सा में भी बताया उन्होंने कि ऐसे पेशेंट में अगर आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और क्रियायाम संशय भवेत, अगर आपने कुछ क्रिया करी, आपने कुछ चिकित्सा की तो वहां संशय हो सकता है, या मतलब उसकी जान बच सकती है, कुछ जान बचने का चांस है। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में भी मूर्छा संन्यास का बहुत अच्छा वर्णन आया है। और यहाँ क्योंकि गायनी का पार्ट बहुत ही कहना चाहिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब सभी लोग को कहीं ना कहीं आता है, पेशेंट आते हैं सभी लोग के पास, और ऐसे केसेस भी देखने में आते हैं। और एक और पॉइंट है, जब हाइपर का केस होता है, एक्लेम्पशिया में पेशेंट जाता है, एक्लेम्पशिया के दौरान जो फिर शॉक में जाती है, वो भी बहुत इमरजेंसी कंडीशंस होती है। तो और इसका वर्णन भी शास्त्रों में अष्टांग में एक सूत्र में आया है, मैं बताऊंगी आप लोगों को, इसका कहीं ना कहीं वो है रेफरेंस है। तो बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिफिक वर्णन से हमारे शास्त्रों में जो हम आजकल देखते हैं। तो इसीलिए जो भी बस्ती कमेटी वगैरह हम लोग करते हैं या सर्विस वगैरह को होल्ड करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट के साथ बहुत इंटरेक्ट करना पड़ता है, पेशेंट को अपने कॉन्फिडेंस में लाना, उसका सत्व देखना पड़ता है। अल्प सत्व के पेशेंट होते हैं तो फिर उसको एक बार दो बार केवल हम सिंपली टच करके छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पूरा प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ रह जा रहा था, इसलिए सर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। जी सर। मैम चरण स्पर्श बहुत अच्छा बताया आपने। ये ना मतलब खुश रहिए सर। जी थैंक यू। हाँ मैम मेरा एक क्वेश्चन था, कई ऐसी कंडीशन होती है जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे पीपीएच की ही थोड़ी बात करें, अगर माइनर लेवल पे हो तो उसमें एक बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप एक्लेम्पशिया प्री एक्लेम्पशिया स्टेज पे हम कैसे पेशेंट को हमें मैनेज करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रखना चाहिए, और ताकि पेशेंट प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज में ना जाए और पीपीएच होने के चांसेस कम रहे, ये ऐसे पे एक बार थोड़ा सा बताएं प्लीज। जो गर्भिणी परिचर्या का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है ना सर, अगर आप देखिए तो हम यहाँ फिर क्या करते हैं कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, मतलब जो बाल्यावस्था से बताया है कि कैसे हमें बाल्यावस्था में भी पेशेंट का ध्यान देना चाहिए। जैसे आप लोग अक्सर बात करते हैं कि हेतु की, तो जो हेतु है जो शुरुआत से ही गर्भ के समय से जो हेतु आ जाते हैं उन हेतु पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। हमारे पास जो पेशेंट नॉर्मली आते हैं या तो वो मीनार की एज में आते हैं, या फिर वो स्टार्टअप लेके आते हैं, या फिर वो प्रेगनेंसी लेने के लिए आते हैं कि वंध्यत्व की स्थिति में आते हैं, या फिर वो प्रेग्नेंट होके आते हैं।
तो यहाँ पे जो हम स्टेप बाय स्टेप उनकी स्टडी करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको हम देखते हैं, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आपको निराकरण करना है। क्योंकि अगर आपने जो हमारा गर्भचर्या बताया है या हमारा जो गर्भ क्रांति है या जो उन्होंने बताया है गर्भ संस्कार की जो बात की, सर ये वही है। अगर आप नॉर्मली पेशेंट हमारे पास हमारे चलता है तो हम आपको बता सकते हैं कि 99% हम पेशेंट इन सारी प्रॉब्लम से बिल्कुल सेफ बचा सकते हैं अगर पेशेंट हमारे अंडर में है और हमने गर्भिणी परिचर्या का प्रॉपरली पालन किया। जैसे शास्त्र भी, जैसे मैंने इसीलिए बताया कि आपने कहा ना कि वो जो है वो केवल शस्त्र क्रिया के लिए नहीं बताया है, उन्होंने साफ साफ कहा है सुश्रुत जी ने, अक्रियायाम जीवन मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत। मतलब ये आपको एक पॉइंट दे दिया है कि अगर कोई पेशेंट बहुत इमरजेंसी में, मानिए किसी को रोड एक्सीडेंट ही हो गया है, तो आप अगर जाके उसको पास से देखेंगे, कहीं आपको लगेगा ज्यादा बड़ा ब्लीडर है, तो आपने वहां पे प्रेस कर दिया, आपने वहां पे उसको बांध दिया, उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो शायद उसकी जान बच जाए। अगर उसको हम ऐसे पड़ा रहने देंगे तो वो पक्का मर जाएगा। मतलब अगर आप देखें तो वो कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये बात बोल रहे हैं। वो सर्जरी के लिए नहीं बोले, वो ये बोले कि क्रिया करिए, ऐसी क्रिया करिए या ऐसी चिकित्सा करिए, ऐसा उसको हेल्प करिए, उसकी सहायता करिए कि शायद उसकी जान बच जाए। अगर आप उसको ऐसे ही पड़ा छोड़ देंगे तो वो मर जाएगी। ऐसे ही गर्भिणी में भी बताया गया है, गर्भिणी चिकित्सा बहुत डिटेल वर्णन आया है, गर्भिणी परिचर्या का बहुत अच्छे से वर्णन आया है। वो तो इतना साफ आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि प्री कंसेप्शनल में भी उन्होंने बताया है, फिर गर्भ प्राप्ति के लिए भी जो उन्होंने सारी बातें बताएंगे। और लास्ट में अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होकर भी आ रहा है तो हमें किस तरह से उसमें जटामांसी कहाँ यूज करना है, गोक्षर कहाँ यूज करना है, प्लानवा कहाँ यूज करना है, कौन सी ड्रग वहाँ मेंटल मानव कौन सी गर्भ के लिए देना है, अगर हम उसका इक्वली यूज करते हैं सर, तो मैं बता रही हूँ मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम पिछले 25-30 साल से इसी पे कार्य कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट एक्लम्पशिया में जाने ही नहीं पाएंगे। अगर आपने 20 वीक तो 24 वीक, 26 वीक, 28 वीक तक ही वो हमें डायग्नोसिस बन जाती है कि ये एक्लम्पशिया में जा सकता है, हाइपरटेंशन में जा सकता है, तो फिर कि हमने एकदम कसम खाई है कि नहीं हमें आयुर्वेद ही है, तो कहीं ना कहीं हमें मॉडर्न की ड्रग भी ऐड करनी पड़ सकती है। हम बचा सकते हैं 90% हमारी गर्भिणी परिचय और उसके रहन सहन से। तो ऐसी केस बहुत ही कम आती है, और अगर लगता भी है कि आ गई है या आ रही है तो क्लोज मॉनिटरिंग में रखना पड़ता है इनको। और पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग होने के पश्चात, जैसे कि आप बताते हैं, हमें वो सबसे अच्छा कार्य करता है आपका क्षीर पाक, बहुत अच्छा करता है। सौंदर्य क्षीर पाक सौंदर्य के लिए आप बेस्ट वहाँ पे आप यूज, आपको जो यूज करना। मैम का आवाज नहीं आ रहा सही तरह से, कट रहा। पवन बॉस नमस्ते। हाँ जी सर, कैसे हो सर? बढ़िया हूँ बॉस। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और दिमाग में आई मेरे कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, सेरिब्रम, तो सेरिब्रम का अगर जो हम देखें अलग अलग लोब्स, जिसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल वो हो गए, तो फ्रंटल लोब जो होता है वो केवल मोटर फंक्शन करता है और बाकी के तीनों लोब्स होते हैं वो सेंसिटिव फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो कोमा की स्टेज आती है तो उसमें हमारे चारों के चारों फंक्शन, जो हमारे ब्रेन के पार्ट हैं, सेरिब्रम के पार्ट हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, सारे के सारे इनका जो होता है वो फंक्शनिंग बिगड़ा हुआ रहता है। तो उसमें कई बार हम लोग अभी संभाषा में भी लोगों के अनुभव सुनते हैं कि ऐसा कोई अनकॉन्शियस पेशेंट आ गया तो हम लोग क्या करें। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुतायत से चर्चा की है कि बचा चूर्ण को अगर जो हम नाक में डालते हैं, प्रथम से देते हैं बचा चूर्ण का, तो अनकॉन्शियस पेशेंट को संज्ञा स्थापन कराया जा सकता है। तो संज्ञा स्थापक औषधियों में एक तो बचा चूर्ण हो ही गया हमारा, उसके अलावा साथ में कई लोगों ने एक दिन और चर्चा हुई थी कि विडंग चूर्ण को अगर जो पाउडर नाक में डालें तो हमारे जो ब्रेन के कीड़े और ये नाक के कीड़े उसी तरीके से बाहर निकलते हैं, जैसे कि हम तारपीन का तेल नाक में कुत्ते की डालते हैं तो कुत्ते के सारे नाक के कीड़े बाहर निकल जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम
जो चीज कुत्ते में करते हैं वो पेशेंट में तो नहीं कर सकते, तो विडंग चूर्ण यहाँ पे वो तारपीन के तेल का वो सब्स्टिट्यूट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इतना थोड़ा सा और याद आया था तो वो भी मैंने बोला। पवन बॉस। थैंक यू सर, थैंक यू, बढ़िया बताया आपने। जी तीक्ष्ण नक्शे और वाचा तेल ये तो एक्यूट स्टेज में काम करते ही करते हैं। कई बार सर ऐसे भी पेशेंट देखने को मिलते हैं, बड़े फनी पेशेंट आते हैं, कहीं अपने घर वाले परेशान कर देते हैं और वो घर वालों को डराना चाहते हैं, ऐसे ड्रामा कर लेते हैं। उसमें हमारे जो वैद्य लोग हैं ना, बड़े तरीके से मैनेज करे उस पेशेंट को, बताए भी ना भाई पेशेंट को, अटेंडेंट को कहीं भाई हमारे पास पेशेंट आया, उसका डिस्क्लोज भी ना करे भाई ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। उसमें युक्ति पूर्वक एक बार उसको मैनेज करे, पल्स वल्स वाइटल वगैरह सही है। मैं तो कई बार क्या करता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं इतना अनकॉन्शियस से अपने आप को शो करते हैं जैसे कि उनको कुछ भी करे तो कोई असर ही नहीं होता। मैं तो ड्रिप लगाई और 2 इंजेक्शन लास्ट 6 के लगा देता हूँ। जब उसको पेशाब आता है तो ऊपर बिस्तर पे तो करने से रहा, बेड पे तो करने से रहा, फिर एकदम से तुरंत खोलता है। कई बार उसको विश्वास में भी लेना पड़ता है। जैसे आपने कोई ड्रग लगाई, आप उसको टाइम पीरियड दे दो, अटेंडेंट को बता दो ये अभी, और वो पेशेंट के सामने बताए अभी मैंने दवाई लगाई, ये आधे घंटे के बाद अपने आप आंखें खोलने लग जाएगा, इसका दिमाग पे ज्यादा प्रेशर, वो प्रेशर हटेगा और वो ठीक होना, वो एग्जैक्टली आधे घंटे में ही अपना ड्रामा छोड़ने लग जाता है। वहां पे भी बड़े ध्यान से काम करे, हमें देखो काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, महिलाएं भी आती है, लड़के, यंग लड़के भी आते हैं, ऐसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ड्रामा करते हैं, डराते हैं। कई हिस्टीरिया वाले केसेस रहते हैं ऐसे सर। ठीक है, डॉक्टर एमवी सुशील सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? डॉक्टर एमवी सुशील सर, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर ये नशे की मेरे याद आया, कल मेरे पास एक पेशेंट आया था सर जी। उस पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री थी सर 15 डेज से जी। और 15 डेज से मैं आया तो काफी ट्रीटमेंट इधर उधर से ले रहा था। उसको सर इतना सीवियर हेडेक था, बहुत ज्यादा, मतलब इतना छटपटा रहा था। मैंने उसका दिमाग में ये लगाया इसका जो स्रोतों से अवरोध हो रहा कहीं ना कहीं ब्रेन का, तो उसमें इसके लिए मैंने सर मालकांगनी, मेरे पास तेल पड़ा था, मैंने खुद डाल के देखा, वो एक बूंद मैंने डाली, मेरी आंखों में भी जलन और आंखों से पानी और एकदम से कफ निकलता है। मैं डालता हूँ ना जैसे एक बूंद, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, आंखों में से इतना एकदम जलन सी निकलेगी जैसे आंखों में ईचिंग सी होगी और पानी निकलेगा सर आंखों से और कफ भी आता है गले में और स्पिट करना पड़ता है तुरंत ही, लगता बहुत है। मैंने उस पेशेंट को डाला सर 2 बूंद, वो इतना, मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा उसका सर सिर दर्द जाने में, तुरंत सिर दर्द ठीक हो गया। मालकांगनी तेल रखा था मेरे पास। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। वो तीक्ष्ण की मैंने यही सोचा तीक्ष्ण का होगा तो वो सारा, क्योंकि सर आजकल जितना भी फीवर आ रहा है ना, ये हीट स्ट्रोक का भी आ रहा है, कई बार वात कफज फीवर के भी आजकल पेशेंट देखने को मिल रहे हैं। जो कफ है वो जमा हो जाता है पूरे और वो ब्रेन को बिल्कुल एकदम जड़ लेता है और उसमें हेडेक जाता ही नहीं है पेशेंट का। जब तक आप उसमें नशे क्रिया नहीं करते तब तक आपको इतना ज्यादा सफलता नहीं मिलती। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वो जो वेजोवेगल शॉक मैम बता रहे थे उसके अंजना बारे में मैम आ पूछना गई? थी। अंजना मैम को पूछते हैं। अंजना मैम आप आ गई क्या? नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अंजना मैम आ गई? जी सर मैं हूँ सर। जी सर हाँ मैं हूँ सर। जी सर। हाँ, आपसे कुछ क्वेश्चन है। काफी बता ही दिया था सर, लगभग सब हो गया था। हाँ सर, किसी कुछ पूछना है तो बताएं। जी सर। मैम वो जो योनि वस्ती देते हुए आप बता रहे थे, या एग्जामिनेशन के दौरान अगर पेशेंट ऐसे शॉक में चले जाता है तो उसको कैसे मैनेज करें?
एक्चुअली मैम देखिए, ऐसा है ना कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा 1%, 0.01% के चांसेस होते हैं। आपके माइंड में ऐसे होना चाहिए। तो जैसे अभी बात हो रही है कि तुरंत पेशेंट को स्टिमुलेट करना रहता है ना। तो पहले आप अचानक, क्योंकि जेनिटल पार्ट्स को हम एग्जामिन करते हैं, तो पेशेंट को वो जो उसकी एक हमारी एग्जामिनेशन की जो कला है, या जो पेशेंट से हमारी हैंडलिंग कला है, वो यही है कि आपको थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। पेशेंट के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छे से होना चाहिए। आप एग्जामिन कर रहे हैं लोअर पार्ट, लेकिन आपका जो कहना चाहिए ना, मन से मन का संबंध होना चाहिए। पेशेंट के साथ आप लगातार जुड़े रहिए। आप पेशेंट से लगातार पूछते रहिए कि आप कैसे हो, आप क्या करते हो, आपके घर में कितने लोग हैं। जो एक इंटरेक्शन होता है, या उसके घर, उसके बच्चों के बारे में जो उसको अच्छा लगे, प्रिय लगे। और फिर उसको समझाना भी पड़ता है कि हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप ये परेशानी लेके आए हो, अगर हम देखेंगे नहीं तो आपकी परेशानी हम कैसे जानेंगे। ठीक है मैम। और ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं आपको डरा रही हूँ, लेकिन नहीं ये नहीं मैम, है कि ये जी जानना जी जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी प्रोसीजर हाँ करते हैं, अगर जैसे हाँ। वमन तो करते जैसे हैं, अभी अगर सर हमें चला उसके रहे हैं ना, हाँ कॉम्प्लिकेशन उसके हाँ, कॉम्प्लिकेशन हैंडल नहीं करनी आती, तो फिर कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। तो पता बिल्कुल होना चाहिए बिल्कुल कि अगर बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशन हो तो हमें क्या करना है। हाँ मैम, उसमें आपको क्लोज मॉनिटरिंग में पेशेंट को रखना है कि पेशेंट चीजें चीजें चेंज करने जा रहा है। तो जैसे अभी बात हो रही है, क्योंकि हमें मस्तिष्क पे वर्क करना है, तो हम कुछ नहीं कुछ तल हृदय मर्म को तुरंत वहां ही खड़े हैं, हमारे असिस्टेंट रहते हैं, तुरंत हम तल हृदय मर्म पे रब कर सकते हैं। तल हृदय मर्म पे जो भी हमारे पास रखा हुआ है, जैसे अभी सर ने बताया मालकानीय तेल, उसका हम तुरंत नस से दे सकते हैं। उसी उसी तेल को लेके हम उनके तल हृदय मर्म में हाथ पैरों में तुरंत वो कहना चाहिए ना, तुरंत उसको स्टिमुलेट करने के लिए तल हृदय मर्म को हम वहां पे अध्ययन कर सकते हैं। पेशेंट को स्टिमुलेट करना रहता है, तो उसको सीधे नसें देके और सीधे उससे बात करके, या जैसे कभी कभी डीप उसको हम स्टिमुलस देके लेके आते हैं वापस। लेकिन और नियर बाई हमारे हॉस्पिटल में जहाँ हम ये वर्क करते हैं, हमारे पास और भी सुविधाएं होना चाहिए। नहीं जरूर कि हमारे हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, लेकिन नियर बाई हमारे पास ऐसी सुविधा होना चाहिए कि अगर सम टाइम्स कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन मैडम आती नहीं है। आप तुरंत उसके जो जैसे नसें है, तल हृदय मर्म है, इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपके जिस नर्विंग नर्व एंडिंग्स हैं, और जो हमारे मर्म बताए गए हैं, हार्ट है, मसाज करिए, तुरंत मसाज करिए, पेशेंट तुरंत वापस आता है। इतना जल्दी पेशेंट हाथ से नहीं जाएगा कभी। बस क्योंकि हम जो भी काम करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो जांच भी करना ही रहता है, पल्स देखना रहता है, बीपी देखना रहता है। लेकिन ये अगर है तो जैसे फर्स्ट एड हमारे पास यही रह जाती है कि हम जो भी हमारे पास हमारे एग्जामिनेशन रूम में तेल रखा है, या रखना पड़ेगा हमको, तीक्ष्ण तेल, बच्चा तेल है, ज्योतिषमती तेल है ना, और उससे हमें तुरंत उसको मसाज करके तुरंत हमें उसको स्टिमुलेशन देना है कि पेशेंट को हम जो वो पेशेंट पैथोजेनेसिस में जा रहा है, उसको हम तुरंत वहीं से निकाल रहे हैं। जी मैम, थैंक यू। और एक क्वेश्चन था कि एक पेशेंट थे मेरे पास 3-4 मंथ्स पहले, तो उनको एक्लेम्सिया था, 3rd-4th मंथ की प्रेगनेंसी थी। तो उनको 2nd मंथ से ही, मतलब जब उन्होंने कंसीव का पता लगा तो उसके बाद से उनको एक्लेम्सिया था, और वो वर्किंग लेडी थी, वो छुट्टी नहीं लेना चाहते थे। तो अगर ऐसे एक्लेम्सिया, बहुत ही ज्यादा उनका बीपी था, 210, 110, कभी कभी इससे भी ज्यादा हो जाता था, और वो कंटिन्यूअस एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, उनका 2nd इश्यू था। तो ऐसे केस में हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? एक्चुअली मैम देखिए, जो पीआईएच की जो हमारे पास डेफिनेशन है, या जो मॉडर्न एस्पेक्ट वाले मानते हैं ना, वो कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर 20 वीक के बाद रेज करता है, तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, और वही प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन एक्लेम्पिया में जाता है। अगर बिफोर 20 वीक जैसे आप बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट जो है वो पहले से ही एजेंशियल हाइपरटेंशन में है, या पेशेंट हाइपरटेंसिव रहा है प्रेगनेंसी से पहले ही। तो यहाँ ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का जो प्रोटोकॉल है वो अलग है, और जो जनरल हाइपरटेंशन का प्रोटोकॉल है वो, तो पहले तो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि जो पेशेंट लगातार, उसको पता नहीं हुआ होगा, वो प्रेग्नेंट हो गई होगी तब उसको ब्लड प्रेशर जैसे आपने डिटेक्ट किया, या पेशेंट एग्जामिनेशन के लिए आती है तब डिटेक्ट होता है। तब फिर हमें उसको पूरा उसका किडनी से लेके जो हाइपरटेंशन के हमारे पास पूरे प्रोटोकॉल से उसके अकॉर्डिंग भी जाना होता है। अगर आफ्टर 20 वीक पीआईएच है, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की जो हिस्ट्री आई है, या जो डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ ने दी है, वो यही दी है कि अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा तो वो आफ्टर 20 वीक ही धीरे धीरे रिस्क करेगा। तो पहले तो ये डिमार्केशन करिए। और अगर वो फीवर की बोला, उसको सच में ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो इसका मतलब है कि वो
क्रॉनिक ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक हाइपरटेंशन की पेशेंट है, और फिर आपको उसका कॉज को देखना पड़ेगा कि वो हार्ट पेशेंट तो नहीं है ना, या उसको किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। मैम उसमें कोई भी और एलिमेंट नहीं थी, और फैमिली लाइफ भी कोई इतना वो नहीं था उसका, मतलब पीसफुल था। ये जरूर था कि उसके एक्सर्शन और हस्बैंड की स्ट्रेस नाइट शिफ्ट थी, और उसकी जैसे दिन में शिफ्ट रहती थी, और एक बेबी ऑलरेडी था। हाँ, तो उस चीज का उसको जरूर था कि मेरे को छुट्टी ना लेनी पहले पड़े। बेबी में पहले बेबी में, हाँ, पहले बेबी में इस तरह की हिस्ट्री नहीं थी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने मैम, की? पहले पहले बेबी बेबी में में कुछ ऐसी हिस्ट्री मिली थी? हाइपरटेंशन था, बट एक्लेम्सिया वाली सिचुएशन नहीं थी कि उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया जाए। मैं उसकी रिपोर्ट भेजूंगी, मेरे पास शायद है, मतलब हाँ, 3-4 मंथ्स पहले आई थी, बट मैंने लिया नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलेक्टेंट थी इस बात के लिए कि आयुर्वेद से कुछ हो तो नहीं जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। नहीं, विश्वास नहीं था एक्चुअली मैम ऐसे केसेस में। जैसे हमारा तो खुद ही आयुर्वेद कहता है निदान परिवर्जनम ना, अगर कारण ही उसका वही है, उसका जॉब और उसका उसका स्ट्रेस है, तो वो तो हमें किसी ना किसी तरह से उसका मतलब कहना ही पड़ेगा कि भाई आप स्ट्रेस रिमूव करना है तो आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रेगनेंसी लेनी है तो आप जॉब छुट्टी लीजिए, 9 महीने की लीजिए, थोड़ा लॉस ही होगा। जो भी कंडीशंस है, मतलब हम तो अगर बेड रेस्ट आप नहीं देंगे पेशेंट को, या ब्लड प्रेशर उसका रेज करेगा, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है प्रेगनेंसी में। और अगर उसका ये रहेगा तो फिर उसके बाद उसके माइंड भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, फिर वो कहीं ना कहीं उसका में अगर इस्केमिक चेंजेस आ जाएंगे ब्रेन में, तो वो लास्ट में उसकी लाइफ के साथ भी तो खिलवाड़ कर रही है ना वो उसमें। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बैठ के उसका कन्विंस करना है। लेकिन जब उसको आप पे मतलब आयुर्वेद में वो कहती है कि हम आयुर्वेद से ये हो जाएगा, तो फिर ऐसे पेशेंट को तो हमारा चरक भी कहते हैं ना कि अगर हमारे जो विषय आर्य वशु रोगी नहीं है विषय तो उसको वश्यो। त्याग हाँ, कर देना हाँ, तो चाहिए। फिर कोई फायदा नहीं ऐसे नहीं, लोगों के मैंने बारे में भी डिस्कस नहीं लिया, करने का इसलिए मैंने जी। लिया नहीं, क्योंकि वो खुद अच्छा भी किया बहुत मैम डाउटफुल जी। थी। आरती मैम, अंजना मैम हाँ चरण जी, स्पर्श। मैं जी सर, कहना नमस्कार चाहूंगा। सर। हाँ, जी सर। चलो पवन बॉस बोलेंगे क्या? पवन बॉस बोल रहे हैं क्या? आप बोलो सर, मैं फिर अगले सेशन टाइम में भी थोड़ा। हो रहा है, टाइम भी हो रहा हाँ है। जरा एक टाइम मिनट। 7 बज गए हैं, अष्टांग हृदय का टाइम हो गया है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर थैंक यू अष्टांग मैम। में ही चर्चा कर लेते हैं।